Good morning to all of you. And today we'll start with the Communist Party of India, that is Marxist Party, CPI. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नेशनलिस्ट पार्टी. आप बच्चों को सबको मालूम होना चाहिए कि नेशनलिस्ट पार्टी किसको माना जाता है. वो पार्टी जिसको कि 4 स्टेट में रिकॉग्निशन मिलती है, वो पार्टी जो 4 स्टेट से जीती होती है, उनको हम नेशनल पार्टीज मानते हैं. उसमें वन अमंग देम वन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज सेकंड इज बीजेपी, एंड थर्ड जो आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ठीक है, मार्क्सिस्ट पार्टी CPI. द पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1964. ये पार्टी 1964 में हुई थी. और इस पार्टी के जो आइडियोलॉजीज हैं वो क्या क्या हैं. सबसे पहला जो आइडियोलॉजी थी इसकी कि द पार्टी बिलीव इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म में बिलीव करती थी. द पार्टी सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज द इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म. यानी कि इसने ये जो पार्टी थी इसने जो है इस पार्टी ने सपोर्ट किया, हमेशा सोशलिज्म को सपोर्ट किया, सेकुलरिज्म को सपोर्ट किया है, डेमोक्रेसी को. बट दे वर अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म. व्हाट डू यू मीन इम्पीरियलिज्म? इम्पीरियलिज्म मीन्स countries, the stronger countries whenever they control over the weaker country, that is called imperialism. And communalism means जो हिंदू और मुसलमानों के झगड़े या धर्म के आधार पर जो झगड़े हो रहे हैं उन सबका जो है इस पार्टी ने विरोध किया है. The party concept democratic election as a useful and helpful mean for securing the objective of socio-economic justice in India. और ये पार्टी ये भी कहती है कि अगर हमें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं वो अगर जीतने हैं तो वो हमारी कंट्री को सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करेगा. The party is critical of new economic political policies that allow free flow and foreign capital and goods into the country. और ये जो पार्टी है ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है. और जो ये कह रही है कि फ्री ऑफ फ्लो जो फॉरेन कैपिटल इंडिया में आ रही है और जो गुड्स कंट्री में आ रहे हैं उसका उन्होंने हमेशा क्या किया है, विरोध किया है. तो दिस पार्टी एस्टैब्लिश इन विच ईयर, कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुई है? मैम 1964. यस, इट इज़ एस्टेब्लिश इन 1964. और ये बिलीव इन मार्क्सिज्म या लेनिनिज्म के जो बिलीव्स थे उसमें ये विश्वास करते हैं. दे सपोर्टिंग द सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड वर अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म. मोरेवर इट ऑल्सो बिलीव इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, है ना. ये चुनाव में भी जो है पूरी तरह से विश्वास करते हैं. उनका ये मानना है कि जो ये चुनाव है ये इंडिया के सामाजिक और आर्थिक न्याय में क्या करेगा, हेल्प करेगा. ठीक है. एंड दिस पार्टी क्रिटिकली क्रिटिसाइज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की. जितनी भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में ये कहा गया कि भाई फ्री एंड फ्लो फॉरेन कैपिटल कंट्री में आएगी, गुड्स इंडिया में आएंगे, उसका इन्होंने हमेशा क्या किया है, विरोध किया है. देन द फोर्थ पार्टी इज बहुजन समाज पार्टी, जिनकी लीडर आप देख रहे हैं यहाँ पे मायावती जी को आप देख रहे हो. एंड दिस पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम. तो अब आपके पास क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी के जो ऑर्गेनाइजर हैं या फाउंडर हैं वो कौन है? काशीराम है. यहाँ पे आप मायावती नहीं कहेंगे, काशीराम जी को कहेंगे. एंड इट वॉज स्टैब्लिश इन 1984. इनकी आइडियोलॉजी क्या रही है? The party seeks to represent and secure power of Bahujan Samaj Party, which include the Dalits, the Adivasis, the OBCs and the regional minorities. तो जितने भी एक्चुअली ये जो पार्टी बनी है बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने जितने भी गरीब हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और जो ओबीसीज हैं और इनके जो अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए इन्होंने काम किया है. ठीक है. एंड द पार्टी इंस्पिरेशन फ्रॉम आइडियाज़ एंड टीचिंग ऑफ शाहू महाराज, महात्मा फुले, BR अम्बेडकर एक्सेट्रा. और ये इंस्पायर्ड है किसकी टीचिंग से? साहू महाराज जी की टीचिंग से. महात्मा फुले महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे जिन्होंने कि दलित लोगों के लिए काम किया था. देन BR अम्बेडकर जी जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन का ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उनसे ये इंस्पायर्ड हुए हैं. स्टैंड फॉर कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस क्लास. जो जितने भी दीनहीन हैं, जो भी ऑप्रेस क्लास हैं, उनके लिए उन्होंने काम किया है. किसने? इनका जो आइडियोलॉजी रही है वो हमेशा इन लोगों के लिए काम करने के लिए रही है. देन आते हैं हम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. ये पार्टी अलग है. पहले हमने पढ़ी INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये पार्टी का नाम क्या है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP कहा गया है. ठीक है. द पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1999 following a split in the Congress party.
अब ये हुआ था कि 1990 में ये पार्टी फॉर्म हुई थी, जब कांग्रेस सरकार की पार्टी में स्प्लिट यानी कि डिवीजन हो गया था, तो विभाजित हो गई थी। द पार्टी स्पाउसेस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्वलिटी। इट इज़ द मेजॉरिटी इन महाराष्ट्र। तो ये जो पार्टी है ये ज़्यादातर जो है महाराष्ट्र में है, और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे इसको डोमिनेट कर रही है, और जो कि गांधीयन सेकुलरिज्म पे ये बेस्ड है, और इक्वलिटी पे ये वाली पार्टी बेस्ड है। इट इज़ फॉर्म्ड इन विच ईयर? मैम 1999। नहीं, यस, इट इज़ फॉर्म्ड इन 1999। तो ये तो बच्चों हमने बात करी नेशनलिस्ट पार्टी की, है ना। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है अबाउट द नेशनलिस्ट पार्टी। एक्चुअली नेशनलिस्ट पार्टी होती क्या है? दिस एग्जिस्ट, ऑपरेट एंड फंक्शन थ्रू आउट द इंडिया। ये पूरी कंट्री में अपना काम करती है, एग्जिस्ट होती है, ऑपरेट करती है, काम करती है, एंड इट शुड secure at least 6% of valid vote at general election for at last लेजिस्लेटिव असेंबली इन 4 स्टेट। जब इनको क्या मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, तो 6% वैलिड वोट इसके होने चाहिए 6 स्टेट्स में। ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन क्या होता है? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होते हैं। वो उनका जो मेन काम होता है इलेक्शन कमीशन का, कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्निशन देते हैं नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी के रूप में। तो ये हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। तो हमने जो मेन नेशनल पार्टीज़ पढ़ी वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, देन हमने पढ़ा भारतीय जनता पार्टी, देन हमने पढ़ा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट सीपीआई पार्टी, देन हमने पढ़ा बहुजन समाज पार्टी, उनकी आइडियोलॉजीज़ पढ़ी। फिर हमने पढ़ा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गई थी 1999 में। ठीक है। और ये पार्टी जो थी वो गांधीयन सेकुलरिज्म पे बेस्ड थी, इक्वलिटी पे बेस्ड थी, और ज़्यादातर महाराष्ट्र में है। अब हम पढ़ रहे हैं स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज। द पार्टी विच ओरिजिनेटेड इन ए पर्टिकुलर रीजन और स्टेट एंड वर्क फॉर इट एंड द पीपल कॉल इट एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट में या किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो पार्टी ओरिजिनेट होती है उसको हम रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टीज कहते हैं। एंड दिस पार्टी वर्क फॉर द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। जो उस एरिया में जनता रह रही है उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। ठीक है। A party that secure at least 6% of total votes in election of legislative assembly of a state and wins at least 2 seats in recognized state is as a state party। तो वो पार्टीज को 6% वोट जो है वो विधानसभा में प्राप्त होते हैं चुनाव के दौरान में, और जब वो कम से कम 2 सीट जीत लेती है तब उसको स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपका जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन अलग है और स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग होते हैं, जो कि स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। दीज एग्जिस्ट, ऑपरेट एंड फंक्शन एट रीजनल लेवल। तो ये अपने अपने जिस जिस एरिया में ये पार्टी बनी होती है उस पार्टी को में ये अपना एग्जिस्ट करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, उसमें कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाली दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक्सेट्रा। अकाली दल इन पंजाब एंड झारखंड मुक्ति मोर्चा इन, ऐसे ही आपकी आप पार्टी दिल्ली में है, वो भी रीजनल पार्टी के रूप में क्या कर रही है? काम कर रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि रीजनल पार्टीज कौन सी होती है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर द रीजनल पार्टीज? मैम those parties who want to run for the particular region or state and works for the caring for the people is called the regional party. Yes, that is called the regional party. Or how much parties secure the how much percent vote in election of legislative assembly? मैम 6%। यस, 6%। और कितनी सीट उन्हें जीतनी पड़ती है? हाउ मच सीट्स? 2 सीट। यस, 2 सीट्स उनको जीतनी पड़ती हैं। और एग्जाम्पल है अकाली दल, झारखंड मुक्ति, और आप पार्टी से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजनल पार्टी। ठीक है। अब आते हैं हम कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, इनका मेन काम क्या होता है? दे कम टुगेदर एंड दे हैव अ प्लेटफॉर्म टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, है ना। और चुनाव जीतकर जब वो जीत जाते हैं तो वो रूलिंग पार्टी के रूप में काम करते हैं। यदि वो जीत नहीं पाते हैं तो वो अपोजिशन पार्टी के रूप में काम करते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं।
समटाइम्स पहला जो चैलेंजेस है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि हम जो लोकतंत्र है उसी के अंदर जो है बहुत सारे जो लोग हैं उनके अंदर डेमोक्रेसी की फीलिंग्स ही नहीं है ना। या बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो है वोट देने नहीं चाहते, कई लोग वो सोचते क्या है हमारे वोट से क्या हो जाएगा। तो दिस इज़ अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देन डायनेस्टिक सक्सेशन, कई बार ऐसी समस्या आती है कि भाई पिता है, पिता के बाद उसका पुत्र ही गद्दी पर आएगा, कई बार ऐसा भी देखा गया है, उसके लिए जोर शोर लगा देते हैं। देन कई बार मनी एंड मसल पावर यूज बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, जीतने के लिए वो अपना धन भी लगा देते हैं, अपनी शक्ति भी लगा देते हैं, कहते हैं कि मर्डर तक वो करवा देते हैं, है ना। तो ये एक चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज के बाद। और कई बार क्या होता है कि लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस द वोटर्स, कई बार क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, हमारी हमारी कंट्री में कितने साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है? मैम 18 या 18 साल से ऊपर, यस 18 या 18 साल से वर्ष से जो ऊपर जो कैंडिडेट जो सिटीजन है उनको वोट देने का अधिकार है। तो कई बार क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो मीनिंगफुल चॉइस के वोटर्स को नहीं जीत पाते हैं, तो जिससे कि जिसके कारण सही प्रत्याशी या सही कैंडिडेट या सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुना जाता है। तो दीज आर सम चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इसमें बहुत सारी बुराइयां विद्यमान हैं जिसे हम कह सकते हैं, और या हम कह सकते हैं कि हम उसको कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, हाउ द पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म्ड, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, पहला जो है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि जो एमएलएज और जो एमपीज हैं कैन नॉट चेंज देयर पार्टी आफ्टर द इलेक्शन। This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become minister of the cash reward। तो कई बार दल बदल लेते हैं, तो ये जल्दी से जो ये दल बदलने की प्रक्रिया वो जल्दी से नहीं होगी, तो एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू किया गया है। देन एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है टू टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, दैट एवरी मिनिस्टर हैव टू प्रोड्यूस द एफिडेविट। ठीक है। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु contest the election to file an affidavit giving the debate। अब उसमें क्या होगा, जो एफिडेविट वो देगा, जो भी कैंडिडेट वोट के लिए, जो भी कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़ा होगा, इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, वो क्या करता है, उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है। इस एफिडेविट में वो अपने पूरे प्रॉपर्टी के बारे में पूरा ब्यौरा देता है, जो भी अगर कोई क्रिमिनल केसेस के उसके अगेंस्ट लगे हुए हैं, पेंडिंग है उसके अगेंस्ट, उसका पूरा ब्यौरा देगा। बट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इंफॉर्मेशन बाय गिविंग कैंडिडेट, पर कोई भी ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं बना है कि जो कैंडिडेट है वो जो इन्फॉर्मेशन अपनी सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एंटी डिफेक्शन है कि एमएलएज और एमपीज कैन नॉट चेंज देयर पार्टीज आफ्टर द इलेक्शन, चुनाव के बाद वो अपना पार्टी को चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि उनको अपना एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना पड़ता है। उस एफिडेविट का मतलब होता है कि सपोज कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने जा रहा है, तो उसको चुनाव लड़ने से पहले उसको अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा देना होगा, और उसमें साथ ही उसको ये भी बताना होगा कि कोई उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं लगे हुए हैं। ठीक है। अब आते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या स्टेप उठाते हैं चुनाव के दौरान में। तो सबसे पहले है कि जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, दे पास्ड एन ऑर्डर मेक इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो सबसे पहले जो चुनाव आयोग होगा वो एक ऑर्डर पास करता है, वो कहता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, all the political party hold their organization election and file their income tax return। सबको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरना होगा और अपना ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस जो है वो अगर उनको होल्ड करने हैं। ठीक है। प्रपोजल फॉर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, अब जो ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स होते हैं उसके लिए क्या क्या प्रस्ताव दिए जाते हैं। सबसे पहला है प्रोविजन ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ लोग आर ओपिनियन दैट विद द पर्पस ऑफ चेक द मिसयूज ऑफ मनी एंड पावर प्रोविजन ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन शुड बी मेड। तो सबसे पहले क्या किया गया कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनके पास पैसा आता है, वो उसको मिसयूज़ ना करें। तो उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा है कि जो स्टेट फंडिंग इलेक्शन ऑफ इलेक्शन अलग से बनाया जाए, कि स्टेट में जहाँ पे चुनाव के लिए जो पैसा आ रखा है उसके लिए अलग से फंडिंग की जाए, ताकि जो मिनिस्टर्स हैं उसका क्या नहीं कर सके, मिसयूज़ ना कर सके।
ठीक है। अब चेक ऑफ मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, हैज़ गिवन द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, तो यानी कि जो चुनाव लड़ने जा रहा है जो भी व्यक्ति, उसको निम्न जो है कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि विधि संहिता मानने पड़ते हैं। तो पहला है कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट, तो जब कभी भी चुनाव होते हैं और जिस समय जो चुनाव जो सरकार होती है केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, उसके अंडर में उसके सुपरविजन में ही चुनाव होने चाहिए। पहला तो पॉइंट ये है। सेकंड है, द मिनिस्टर शुड नॉट बी अलाउड टू टेक पार्ट इन फंक्शन अरेंज विद द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जहाँ कहीं पर भी सरकार के द्वारा खर्चा किया जा रहा है उसमें वो मिनिस्टर अलाउ नहीं होगा उस फंक्शन को, कार्य को करने में, उस देखरेख को करने में। फिर है, द मिनिस्टर शुड नॉट बी अलाउड टू यूज़ द गवर्नमेंट व्हीकल, और जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो सरकारी जो व्हीकल है उसको वो यूज़ करे, क्योंकि अभी वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है और अभी वो सरकार में नहीं आया है, इसलिए वो सरकारी गाड़ियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नियम बनाए गए हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्लियर हो गया बच्चों कि ऑफिशियल मशीनरी का, हाँ, तो जो ऑफिशियल मशीनरी है उसमें जो मिनिस्टर्स हैं वो उसको मिसयूज़ ना करें, तो उसके लिए क्या चेक किया गया है? कैन एनी टेल मी? कोई बच्चा बता सकता है? जो इलेक्शन है वो पार्टी के हाँ जो, हल्के जाते हैं। हाँ जो गवर्नमेंट रन कर रही है ना बेटा, तो जब चुनाव होते हैं तो जिस समय जो गवर्नमेंट रन करती है उसी के सुपरविजन में चुनाव होने चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? द मिनिस्टर शुड नॉट बी अलाउड टू टेक पार्ट इन फंक्शन अरेंज विद द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार के संबंधित जितने भी वित्तीय खर्चे होते हैं उसमें वो मिनिस्टर अलाउ नहीं होना चाहिए अपना कार्य करने के लिए, जो मिनिस्टर चुनाव लड़ रहा है। ठीक है। देन मिनिस्टर शुड नॉट बी अलाउड टू यूज़ द गवर्नमेंट व्हीकल, और जब वो चुनाव लड़ रहा है इसका मतलब वो सरकार में नहीं आया है तो वो गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज़ नहीं करेगा। इज इट क्लियर? क्या क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। अच्छा। अब हम अपने ओके, अब हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है प्रोविजन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट, कि नंबर ऑफ कैंडिडेट को कैसे मिनिमाइज किया जाए। It is commonly seen that the large number of candidates contest the election and sometimes their number crosses 100 which become headache to elected officer। तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं और ज़्यादा लोग जो है चुनाव को जीतने के लिए समटाइम मोर देन नंबर क्रॉसेस 100 which becomes a headache for the electoral officers। So effort should be to discourage the non-serious candidate from contesting the, तो जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कुछ ऐसे ज़बरदस्ती के कैंडिडेट भी खड़े हो जाते हैं, तो उनको डिस्करेज करना है कि भाई आप चुनाव में नहीं खड़े होंगे। देन प्रॉपर रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, तो अभी आप देखो कि चुनाव होने वाले हैं, अभी जो चुनाव हैं वो कब होने हैं? फरवरी में चुनाव होने हैं, स्टेट है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप देखो कि आप अपने घर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वोटर्स लिस्ट बनाने वाले आते हैं घर में। आपको मालूम है ये चीज़ कि वोटर लिस्ट रिव्यू होती है बेटा? जैसे अब कल ही मेरे घर में लोग आए थे, वोटर लिस्ट जो बन रही है नई वोटर लिस्ट, तो उसको रिवाइज़ किया जाता है एट रेगुलर इंटरवल। क्योंकि वो इसलिए रिवाइज़ किया जाता है कि पूरे परिवार में ये देखा जाता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की डेथ हो गई हो, या कोई नया नया व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो या उससे ऊपर हो गया हो, तो 18 साल है तो वो नई वोटर लिस्ट में उसका नाम इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है। कुछ को यानी कि कुछ डिलीट होने हैं और कुछ नए होने हैं, तो इसलिए जो वोटर लिस्ट होती है वो क्या होती है? रिवाइज होती है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वोटर लिस्ट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन वोटर लिस्ट? मैम एक ऐसी लिस्ट जो उसमें वोटर्स के नाम लिखे होते हैं। यस, उसमें वोटर्स के नाम लिखे होते हैं, और ये वोटर लिस्ट जो प्रिपेयर की जाती है वो ये भी देखते हैं कि भाई इसमें कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन तो नहीं होना है, किसी को ऐड तो नहीं करना है, किसी को सब्ट्रैक्ट, तो इसलिए दोबारा से सर्वे किया जाता है। और न्यू नाम जो एलिजिबल होगा उस वोटर लिस्ट के 18 साल तक का या उससे ऊपर का, उसको उसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी बच्चे को कोई डाउट है? अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ कि वाई द वोटर लिस्ट रिवाइज्ड?
वाई द वोटर लिस्ट रिवाइज्ड? वोटर लिस्ट को दोबारा से रिवाइज क्यों किया जाता है? मैम ताकि जो नए एलिजिबल वोटर्स हैं उनके नाम भी नए वोटर लिस्ट में इंक्लूड किए जाएं और जिन वोटर्स की डेथ हो चुकी है उनके नाम हटा दिए जाएं। ओके, वोटर होता कौन है एक्चुअली? वोटर कौन होता है? हु इज द वोटर? आर्शिया के अलावा कोई और बताओ, वोटर कौन होता है? हु इज द वोटर? मैम वोटर वो व्यक्ति होता है जो वोट करता है, उसके लिए उसे 18 साल का होना जरूरी है और भारत का नागरिक भी। Yes, very good. He should be a citizen of India and above the age of 18 has given right to vote. तो जो ये वोटर लिस्ट बनती है तो सबसे पहले जब चुनाव होते हैं दोबारा से तो उसको रिवाइज किया जाता है एट रेगुलर इंटरवल एंड द नेम ऑफ द डेथ और द बोगस वोटर शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, है ना? तो जो 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 मर चुके हैं उनके नाम को डिलीट किया जाता है और जो नए आते हैं उनके नाम को जोड़ा जाता है. दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर रिविजन ऑफ वोटर लिस्ट. ठीक है. मिनिमाइज करने के लिए क्या प्रोविजन है? व्हाट इज़ द प्रोविजन फॉर द मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट? अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो ये इलेक्टोरल ऑफिसर्स के लिए सिरदर्द बन जाता है, हेडेक बन जाता है. तो व्हाट एफर्ट शुड बी मेड? कौन से एफर्ट्स किए जाते हैं? मैम जो नॉन सीरियस यस, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनको डिस्करेज किया जाता है. ठीक है, इसलिए और जो इंटरेस्ट नहीं लेते ऐसे ही खड़े हो गए हैं नॉमिनेशन के लिए तो उनको क्या कहते हैं? डिस्करेज किया जाता है. Is there any code of conduct made by the election commission? Is there any code of conduct to check the misuse of official machinery? Yes. तो how it will be checked? पहला point कैसे चेक किया जाता है? मैम जो इलेक्शंस हैं वो केवल सुपरविजन में करवाई जाती हैं. Yes, election should be under the supervision of the caretaker government. जो उस समय गवर्नमेंट होगी उस समय जो चुनाव हो रहे होते हैं वो उसके निरीक्षण में उसके सुपरविजन में किए जाते हैं. How the minister will take part in is the minister use the government vehicles? भाई आश्रय के अलावा कोई और बच्चा बताओ मुझे. सार्थक, क्या मिनिस्टर के अलावा मिनिस्टर जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं क्या वो उस समय गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं? यस और नो बताना. एनीबडी एल्स? नो मैम. No. Yes, no, they can't use the they can't use the government vehicles. ठीक है. Then is the minister allow for the arrangement with the government expenditure? क्या मिनिस्टर को गवर्नमेंट खर्च के लिए नहीं, वो अलाउ नहीं होता है. ओके. अब अगर मनी पावर है जैसे सपोज, ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मिसयूज ऑफ मनी पावर को चेक करने के लिए व्हाट प्रोविजन हैज़ बीन मेड? ए स्टेट फंडिंग इलेक्शन, बी स्टेट टैक्स कलेक्शन, सी स्टेट collective election, D none of the above. What will the answer? State funding election. Yes. State funding election. Yes, option will be the A state funding election. ठीक है, तो यानी कि ताकि क्या ना हो, मिसयूज ना हो मनी पावर का, है ना? तो मिसयूज कैसे कर सकता है कोई एक मिनिस्टर पावर पैसे का? वो क्या करेगा? मिसयूज कैसे कर सकता है? यस, उससे वोट खरीद सकता है, उसको पैसे देकर उससे वोट खरीद सकता है. और क्या कर सकता है कि वो अच्छे अरेंजमेंट्स कर सकता है अपनी पार्टी के लिए, है ना? पार्टी को जो जो वोट उसको देंगे उसको वो कोई विभिन्न तरह की पार्टीज जैसे उनका फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकता है. तो दैट इज़ कॉल्ड मिसयूज ऑफ पावर बाय द पॉलिटिकल पार्टी. तो उस मिसयूज ऑफ पावर को रोकने के लिए क्या प्रोविज़न किया गया है? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन जो है वो होना चाहिए. ठीक है. इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या स्टेप ले सकता है?
What the steps been taken by the election commission? इलेक्शन कमीशन क्या करेगा बेटा, वो एक ऑर्डर पास करता है, मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। यानी कि वो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को कहेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस अपना होल्ड करो और अपने जो इलेक्शंस हैं और अपना इनकम टैक्स जो वो क्या करोगे, रिटर्न क्या करोगे, फाइल करोगे, अपना इनकम टैक्स आपको ज़रूर देना है। व्हाट इज़ एफिडेविट? एफिडेविट क्या होता है इधर, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित जो एफिडेविट है वो क्या चीज़ है? अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको बताती हूँ कि जो एफिडेविट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पास किया है ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, यानी कि मनी पावर का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए और अपराधियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। और वो ऑर्डर क्या है कि ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि दोज कैंडिडेट दोज कंटेस्ट द इलेक्शन, वो कैंडिडेट्स जो कि इलेक्शन को क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और वो फाइल करते हैं, तो उनको एक एफिडेविट देना पड़ता है अबाउट देयर प्रॉपर्टी, डिटेल ऑफ देयर प्रॉपर्टी, है ना, एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम। अगर कोई क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट में हैं, वो पेंडिंग बचे हैं, तो उसके लिए उनको एक अपना एफिडेविट देना पड़ता है। बट देयर इज़ नो सिस्टम, बट इसमें कोई सिस्टम कोई नहीं है कि उनकी इन्फॉर्मेशन को चेक करा जाए, लेकिन उन पर चेक करने के लिए ताकि मिस जो मनी है उसका मिसयूज़ ना हो, क्रिमिनल्स जो हैं वो उन अपराधी हैं उन पर रोक लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया हुआ है कि जो भी चुनाव लड़ते हैं, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, दे हैव टू प्रोड्यूस द एफिडेविट, काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, है ना, कि रिगार्डिंग द डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट दैम। ठीक है। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया गया है कि जब चुनाव हो जाते हैं तो आफ्टर द इलेक्शन नो पार्टीज विल नो बट नो एमएलए और एमपीज कैन चेंज द गवर्नमेंट। ये एक एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया गया है। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस आ जाते हैं? कैन एनीबडी टेल मी? मैम कुछ वोटर्स को वोटिंग में इंटरेस्ट होता है, जो कि बात वो कंट्रोल करना पड़ेगी यस, करता है। यस, वेरी गुड। और मैम पॉलिटिकल पार्टी मत एंड मनी पावर को करके सत्ता में आते हैं। यस, एंड लैक ऑफ मिनिमल चॉइस द वोटर्स, मतलब कि कई बार जो कैंडिडेट होता है वो सही मायने में अपने वोटर्स को नहीं जीत पाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द मीनिंगफुल चॉइस ऑफ मीनिंगफुल चॉइस ऑफ वोटर की उनमें जो है जिसे कह सकते हैं कि उनमें ये भी कैंडिडेट जो है वो जो वोट देने वाले होते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि किसको हमें वोट देना है। कई बार तो उनको पता ही नहीं चलता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल। तो कई बार सही मायने में पॉलिटिकल पार्टी जो काम करेगी गवर्नमेंट जो है वो भी नहीं आ पाती है। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस एंड द वोटर्स। इज इट क्लियर? देन कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर द रीजनल पार्टीज? रीजनल पार्टीज क्या होती है? The part those parties which want to for the people of a particular region or state is called a regional political party. यस, वो पार्टीज जो कि एक पर्टिकुलर रीजन और स्टेट के लिए काम करना चाहती है अपने लोगों के लिए, एंड वो ओरिजिनेट होती है एक पर्टिकुलर रीजन में, एक स्टेट में। दैट पार्टी इज कॉल्ड एज अ रीजनल पार्टी। ठीक है। और पार्टी को एटलीस्ट कितना परसेंट वोट, टोटल वोट इलेक्शन में सिक्योर करना पड़ेगा टू लेजिस्लेटिव असेंबली? एटलीस्ट हाउ मेनी परसेंट? कितना परसेंट? 6%। 6% of total vote in election to be as a to win the, or at least how many seats to be recognized as a state party? And 2 seat. Yes, तो what is the difference between national parties and regional parties में क्या difference होगा बेटा? नेशनल पार्टीज में और रीजनल पार्टी में क्या डिफरेंस होता है? And those parties which were for
coalition formed at a national level is known as national party. Yes. And those parties directly work for a particular region or state from the regional party. यस दैट इज कॉल्ड द, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो नेशनल पार्टीज होती है वो थ्रू आउट द इंडिया काम करती हैं, जबकि स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर स्टेट में ही काम करती है. ठीक है, दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्टी एंड द स्टेट पार्टीज. ओके, अगर हम नेशनल पार्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख रहे हैं द पार्टी, द लार्जेस्ट पार्टी, the oldest party is Indian National Congress. When was Indian National Congress formed? In which year Indian National Congress was formed, beta? In which year Indian National Congress was formed? Yes, 1885. अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, which is the oldest party in India? Which is the oldest party in India? A, ऑप्शन ए है बीजेपी, ऑप्शन बी है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी है कम्युनिस्ट पार्टी एंड ऑप्शन डी है इंडियन नेशनल कांग्रेस. मैम ऑप्शन डी. यस, ऑप्शन डी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया. ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो ये पार्टी है इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड. बहुत सालों से इस पार्टी का इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में. और ये एक जब चुनाव हुए थे 2008 में तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी. ठीक है, तो ओल्डेस्ट थी और सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी. उसका बहुत सालों तक इंडिया की पॉलिटिक्स पे क्या रहा है, प्रभाव रहा है. अब इसकी जो आइडियोलॉजी रही है वो सेंट्रिस्ट पार्टी थी, ना तो राइटिस्ट थी ना वो लेफ्टिस्ट थी. फिर जो इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया है. फिर सेकुलरिज्म में ये विश्वास करते थे. व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए ना, ये तो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने पढ़ा हुआ है. मैम सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सभी धर्मों को मान्यता देना, बराबर सम्मान देना. यस, और हर व्यक्ति को ये राइट देना कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है. यस, वेरी गुड आंसर बेटा. आश्रय, वेरी गुड आंसर. सेक्युलरिज्म का मतलब होता है वेयर द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ बीन गिवन टू राइट टू वर्शिप. They can worship any religion, they can follow any religion, they can propagate any religion, and all are equal. All the religion are equal, and one should respect the other religion. This is one of the important concept in our country. So that is called secularism. ठीक है, और ये जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, ये वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन के लिए, माइनॉरिटी के लिए इन्होंने क्या किया, काम किया है. तो हर जो आइडियोलॉजी है, हर आइडियोलॉजी का मतलब कि सारी पॉलिटिकल पार्टी के आदर्श क्या हैं, तो ये उनके आदर्श रहे हैं कि उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहे, उन्होंने उनका फुल फेथ सेकुलरिज्म पर है. फिर उनका जो वीकर सेक्शन है और जो माइनॉरिटी क्लास है उनको अपलिफ्ट करना है, उनको ऊपर उठाना है. ये कांग्रेस की हमेशा क्या रही है, आइडियोलॉजी रही है. अब आते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर. भारतीय जनता पार्टी कब फॉर्म हुई है? When the Bharatiya Janata Party was formed? मैम 1980. Yes, it was formed in 1980 and it was revived. उसका जो पुराना नाम था भारतीय जनता संघ. तो आपसे पूछ सकते हैं what was the oldest name of भारतीय जनता पार्टी? तो क्या था? मैम BJS. यस, BJS. तो आपको पार्टी की जगह संघ लिखना है वहाँ पे, है ना. तो पहले ये संघ कहलाती थी, अब पार्टी कहलाने लगी है. एंड उसका जो सिंबल है वो क्या है? व्हाट इज द सिंबल? कमल. तो बेटा ये सिंबल क्यों रखते हैं हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज के चुनाव चिन्ह के सिंबल्स क्यों हैं? Why are these symbols in the political parties? मैम हमारे देश में बहुत इलिटरेट होते हैं तो उनको समझ में आए कि ये किसी लोग बोला है. यस, समझ बनाए गए. यस, इसलिए जो है ये सिंबल्स रखे जाते हैं क्योंकि जो लोग हैं हमारी कंट्रीज में बहुत सारे जो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं और जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, इसलिए ये सिंबल या ये चुनाव चिन्ह बनाए जाते हैं, है ना. तो आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या होता था, बैलेट, सीक्रेट बैलेट होता था. तो पेपर्स में बैलेट पेपर होते थे, उन पेपर्स में पार्टी के नाम लिखे होते थे और उसके आगे सिंबल रखा था. और अब क्या हो चुका है, अब बैलेट पेपर की जगह, सीक्रेट बैलेट की जगह क्या आ गया है?
जब कोई वोट देने जाता है तो वो जो उसको इलेक्ट्रॉनिक यस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम आ गया है ना, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो अब लोग उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जहाँ उनको दिखेगा कमल है, अगर वो कैंडिडेट जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो उस कमल पर अपना फिंगर रख देता है और तब वो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन अपना काम करती है, उसका जो बटन होता है उसको वो दबाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1980 एंड इट वॉज रिवाइव बाय भारतीय जनता संघ। आइडियोलॉजीज मैंने अभी बताया कि इनकी आइडियोलॉजीज क्या क्या रही हैं। दे वांट टू बिल्ड अ मॉडर्न इंडिया। आज की डेट में आप देखो कि मोदी जी भी डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, है ना। तो अब कैशलेस सिस्टम आ गया है। व्हाट यू मीन बाय कैशलेस सिस्टम? कैशलेस का मीनिंग क्या है बेटा? मैम जिसमें रियल कैश को यूज ना होके यस कार्ड्स नॉर्मल पेमेंट यूज किया जाता है। यस, जहाँ पे लोग कैश का यूज़ ना कर कर जो है ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैशलेस। तो वो सिस्टम अब लागू हो गया है ना। तो जो ये जो बीजेपी है उसका मेन जो मकसद है कि टू मॉडर्नाइज इंडिया। ठीक है, और बाय ड्राइंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज़, कि हमें पुराना भी अपना नहीं छोड़ना है। वो जो पुराना कल्चर है हमारा, जो वैल्यूज़ उनको फॉलो करते हुए इंडिया को मॉडर्नाइज करना है। आज की डेट में हम एग्जाम्पल कर देखते हैं कि डिजिटल इंडिया इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट, है ना। फिर जो हिंदुत्व को, कल्चर नेशनलिज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया। कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड द, तो क्योंकि इसका कंसेप्ट है कि इंडिया एक नेशनहुड है, उनका क्या हिंदुत्व है, उनका क्या धर्म है, वो उन्होंने इसको बढ़ावा दिया है। एंड दे वॉन्ट्स अ फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी हमने पढ़ा भी है, मैंने लास्ट उसमें बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी धारा लागू कर दी गई है। कौन सी धारा? आर्टिकल 370। यस, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है। फिर हमने पढ़ा मार्क्सिस्ट पार्टी को पढ़ा हमने, आज जो हमने शुरुआत की थी, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1964। और इसका जो था ये सेकुलरिज्म में, सोशलिज्म में, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे। एंड दे वर अगेंस्ट इम्पलिज्म एंड कम्युनिज्म, है ना। और ये जो पार्टी थी वो उसके किसके अगेंस्ट थी? फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन गुड्स इन द कंट्री, उसके ये इन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कंट्री में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लेके आना। इज इट क्लियर? ये आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी कब स्टैब्लिश हुई? इन विच ईयर? हम 1984। 1984 में इस्टेब्लिश हुई है। एंड हु वाज द लीडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी? मैम काशी राम है बेटा, वो एंड जो है वो ऊपर लिखा जाता है ऐसे काशी राम। ठीक है, ही वॉज द लीडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। मैम एक मिनट। हाँ बोलो बेटा। जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन और आर्टिकल 35A हटाया है और लागू किया है। लागू किया, सॉरी लागू किया, लागू इंट्रोड्यूस किया है। आशिया लागू किया बेटा। अभी बच्चे लेफ्ट नहीं होंगे, मैं अटेंडेंस लूंगी अभी। तो यहाँ पे आप देखो इंडियन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी है ना, जो कि कांग्रेस से हट गई और ये 1919 में ये क्या हुई थी? फॉर्म हुई थी। इज इट क्लियर? तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट है बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर। And I'll give you the notes of this in your Google Classroom.